वो मोहम्मद अली जिन्ना के पास गए, जो बाद में कायद आजम बने। वो कहते हैं मुसलमानों के साथ कुछ नहीं, अच्छा सलूक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा है, तो कुछ करना चाहिए। वो उस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल थे। जिन्ना साहब ने कहा कि मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूं, बशर्ते के आप इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठे हो जाएं तो फिर उसके बाद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। फिर उन्होंने कहा कि आप करना चाहते हैं, पाकिस्तान हासिल करना चाहते हैं, एक आपने लिए अलहदा मुल्क हासिल करना चाहते हैं, तो इकट्ठे होते हैं। तो पहली तो बात यूनिटी आ गई ना, दूसरी उसके बाद आपका अपने आप में एतमाद होना चाहिए कि जो काम आप करने लगे हैं वो हम कर सकते हैं। जो आम तासर दिया जाता है कि फेथ का मतलब है अल्लाह में, वो नहीं था। अल्लाह में फेथ तो हम मुसलमान शुरू हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है, तो कान में अजान दी जाती है, तो फेथ तो उस वक्त से शुरू हो जाता है। जो पॉलिटिकली जो बात थी फेथ थी, वो कहते थे हिम्मत करो, यकीन रखो अपने ऊपर कि हम कर सकते हैं और हम करेंगे। तो उन्होंने फेथ दिया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया डिसिप्लिन। उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप सब जाते हैं डिसिप्लिन। सब पाकिस्तान के लिए मोटो पाकिस्तान के बाप ने दिया, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। मैं आज जिस रास्ते से आया हूँ, रास्ते में उधर कायद आजम साहब की तस्वीर लगी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन। क्यों, ये क्यों लिखा गया? क्यों ओरिजिनल नहीं रखा जाता? नजर नहीं आता हुकूमत को? आज नहीं, कल की बात, किसने चेंज किया और क्यों किया? क्या ये नेशनल असेंबली ने पास किया था या किसी एक बंदे का काम था? मेरी इल्तिजा है हुकूमत से कि अपना वापस उसको जलगाओ। फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन नहीं, वापस का दो यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सिस्टम क्या है। कहते हैं सिस्टम की खराबी है, सिस्टम बदली होना चाहिए। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सारे ठीक होते हैं, सिस्टम चलाने वाले या काबिल होते हैं या नहीं चलाने वाले ठीक होते हैं। सिस्टम सारे ठीक होते हैं, चलाने वालों में खराबी होती है। पाकिस्तान का सिस्टम डेमोक्रेसी है। आगे सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी भी आगे फर्दर सेपरेट आती है, तो एक ब्यूरोक्रेसी इन सिविल, दूसरी ब्यूरोक्रेसी इन यूनिफॉर्म। जो ब्यूरोक्रेसी इन सिविल है वो आप कहते हैं जिसको सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस और सेंट्रल फेडरल और पुलिस वाले। जो खाकी होती है वो आपके आर्म फोर्सेस आ जाते हैं। ये परमानेंट ढांचा जो है, ये रीढ़ की हड्डी है मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये ढांचा जो है कायम रहता है पाकिस्तान को चलाने के लिए। बाकी जो वजीर आया चला गया, पार्टी आई बदली हो गई चली गई, वो आते जाते रहते हैं, ये पक्का काम ये इनका। फौज जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा होती है, अलहदा नहीं होती। तो ये चीज़ों को आप जो मद्देनजर रखें, तो फिर आज जो हम देखते हैं, मैं देखता हूँ कि हालात ऐसे कुछ जा रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन हो रही है, गाली गलोच हो रहा है एक दूसरे के साथ। वो नहीं होना चाहिए। कौन करेगा ठीक? कैसे ठीक करेंगे? ये आपने सोचना है।
फौज का कहते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसका काम है सरहदों की हिफाजत करना। बजा सरहदों की हिफाजत क्यों करते हैं? किस वास्ते आप कहते हैं सरहदों की हिफाजत करो? मुल्क जो होता है कि उसमें तीन मोटी चीजें होती हैं। रकबा, रकबा हो तो मुल्क होता है, अगर रकबा ना हो, जमीन ना हो तो मुल्क नहीं होता। आबादी, नफूस, अगर आबादी नहीं हो, लोग नहीं हो, नफूस नहीं हो तो वो मुल्क नहीं होता। तीसरी चीज होती है सोजरेनिटी। सोजरेनिटी है ये नहीं है फर्क नहीं पड़ता, मुल्क फिर दोनों चीजों से मेन से कायम होता है। अब ये दो चीजें जो हैं, रकबा और नफूस, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? क्या रकबा नफूस के लिए है या आबादी नफूस रकबे के लिए है? अगर आबादी नफूस रकबे के लिए है तो फिर तो सबको कब्रिस्तान में डाल दो, मिट्टी में गए सब। अगर रकबा आबादी के लिए कि जो कुछ भी उसकी पैदावार है, जो कुछ होती है, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल हो, तो फिर प्रायोरिटी वो है कि रकबा नफूस के लिए, आबादी के लिए। आबादी अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कर सके, ये सारा कुछ हासिल कर सके, उसके लिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए। खतरा किससे होता है? उनको खतरा होता है कि हमारे आदमियों को कोई बाहर के मुल्क का बंदा ना मारे, या बाहर के मुल्क का बंदा मारना करता है तो उसको हम कहते हैं वार, लड़ाई। हिंदुस्तान पाकिस्तान की कई दफा हुई। जब पता हो कि लड़ाई होनी है तो हम अपने बंदे नहीं मरने देते, हम उनको कहते हैं रकबा खाली कर दो, वापस आ जाओ, वो बाद में ले लेंगे, देख लेंगे। बंदे नहीं मरने देते। बंदों को ठीक कायम रखने के लिए डिफेंड करने पड़ते हैं बॉर्डर का, कोई बाहर से आके ना मारे। दैट इज व्हाई, इसलिए कहा जाता है कि ये सरहदों की हिफाजत। अब फिर घर के अंदर जो जब लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपस में मारना शुरू हो जाए एक दूसरे को, तो फिर उस वक्त फौज देखती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फौज का काम चौकीदार के तौर के ऊपर है। एक घर है, चौकीदार है, बच्चे उसके, अगर मालिक के घर में दो बच्चे आपस में लड़ते हैं चाकू लेके एक दूसरे को मारने के लिए, तो क्या चौकीदार चुप रहेगा? उसका काम नहीं है कि उनको कुछ कोशिश करे और खत्म करवाए। इसी तरह से जब मुल्क में देखते हैं कि मारकटाई हो रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो फौज मशवरा देती है, मशवरा देती है कि ये हालात ठीक नहीं है, बंदे मर रहे हैं, ठीक नहीं है, हम बंदे मरते नहीं देख सकते। बंदे मरते क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि सिविल बार में जो फर्क ये है कि तजारत करते हैं, नफा हुआ नुकसान हुआ, आज नुकसान हुआ तो कल को नफा हो जाएगा। जिंदगी, फौज पाकिस्तान फौज जो है वो जिंदगी के साथ खेलती है। एक दफा बंदा चला जाए, मर जाए, शहीद हो जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए उन्होंने बड़े ख्याल से वो मशवरा देती रहती है कि जी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का हिस्सा होते थे अपने सुपीरियर्स को, कि ये करो ये ना करो। अब बाकी गवर्नमेंट की मर्जी है आगे कि जो करे। ये जो है मोटी बात जो है आपकी, ये ठीक। इसके साथ कनेक्टेड हो जाता है पैसे ही कि जी फौज रिगिंग करवाती है इलेक्शनों में। फौज रिगिंग कैसे कराती है? वोट डालने जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन का बंदा उधर बैठा होता है, लेके जाते हैं सारे कुछ।
फौजी तो उधर नहीं होता, फौजी भी होते हैं नज़दीक। फौज को कि ये ड्यूटी होती है कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर दंगा फसाद ना हो, अगर होता है और अगर इन एड ऑफ सिविल पावर ज़रूरत है तो वो नज़दीक हों, अवेलेबल हों। आमतौर पे पोलिंग स्टेशन के पास कोई फौजी नहीं होता, वो आधा मील 1 मील दूर बैठे होंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो जाएंगे, अगर सिविल मांगेगी तो इन एड ऑफ सिविल पावर, नहीं तो नहीं जाएंगे। उनको बाखबर रखने के लिए एक आदमी वायरलेस हेड के साथ पोलिंग स्टेशन के ऊपर सिविल कपड़ों में होता है, जो बताता रहता है कि अभी पोलिंग शुरू है, अभी कितनी हो रही है, कितनी जा रही है, क्या एक्टिविटी है। उससे वो बाखबर रहते हैं, उसके मुताबिक वो अपना काम करते रहते हैं। टेलीविजन के ऊपर बताते जाते हैं कि फलां जगह सीख गए, फलां जगह ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। 77 में जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे गवर्नमेंट के साथ, हम कहते थे रिगिंग हुई है, वो कहते थे रिगिंग नहीं हुई। हम कहते थे टेलीविजन पे तो बंदा, आप कहते हैं ये 10,000 वोट से जीत गया, लेकिन वो तो अभी कहते हैं अभी काउंटिंग जारी है और रिगिंग का सबूत क्या चाहिए। अब बाकी चीज़ों में तफसीलों में नहीं जाता, तो जराए होते हैं जो सारा कुछ होता ही है। अभी जो है, जो हालात जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, मैं उतना ही जानता हूं जितना आप लिखते हैं, बताते हैं, और उसके मुताबिक जितना है मैं भी जानता हूं, देखता हूं कि आज फौज को गाली पड़ रही है, किस वास्ते? ये पैट्रियट नहीं है, ये इस काबिल नहीं है, ये सीख नहीं है, फौज ये कराती है, वो कराती है, कराता है। बाबा सबूत दें, उसके बाद एक्शन लें, एक्शन होता है या नहीं होता। पॉलिटिकल लीडर एक पार्टी का खान साहब, उनको गोली लगी पंजाब में तो उनकी अपनी हुकूमत है। उनकी अपनी हुकूमत में अगर सिक्योरिटी नहीं ठीक है, बंदे को अपने लीडर को नहीं बचा के रख सकते, तो फिर क्या एफिशिएंसी है? उसके बाद दूसरी तरफ हम आते हैं, अगर जो फायर हुआ उनके ऊपर तो किसने किया, क्यों किया, इन्वेस्टिगेशन करे, जब पता लगे, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी करे। लेकिन मोटी बात रहती है, इंटेंशन क्या, इरादा बंदे को मारना था या जख्मी करना था? मारना था तो उसके नताइज कुछ और होंगे, जख्मी करेंगे तो नताइज कुछ और होंगे। जिस किसी ने भी फायर किया उसके मुताबिक उन्होंने किया। अगर फायर किया गया पिस्टल से, तो क्या पिस्टल सिंगल शॉट था, ये क्या पिस्टल ऑटोमेटिक था? डिस्टेंस कितना था? साथ कहते हैं कि कोई दूसरी की गोली भी लगी है, इधर कुछ लगी, शायद स्लग लगा हो, छर्रा लगा हो किसी बंदूक का, तो वो एक हो गई है। अब मेरा सवाल ये आता है कि जो फायर करने वाला है उसका मिशन क्या था? खान साहब से जानते मारना या सिर्फ जख्मी करना? उसके लिए मार्क्समैन की जरूरत है। निशाना खता जा सकता है, गलता हो सकता है, इरादा ना हो मारने का तो पिस्टल ऑटोमेटिक जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो निशाना ठीक नहीं रहता, उससे फायर हो सकता है। सिंगल शॉट इस्तेमाल करते हैं, क्या सिंगल शॉट इस्तेमाल हुआ या ऑटोमेटिक हुआ, ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग जो तफसील को जानते हैं क्या हुआ। ठीक है, उससे फिर जो है, जब आपने लॉ एंड ऑर्डर रिटेन करने के लिए हुकूमत हो, हमारे जब हम सिविल इन एड ऑफ सिविल पावर आते हैं तो हमारी इंस्ट्रक्शन ये होती हैं कि आप फायर करेंगे तो ऑटोमेटिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंगल कार्ट्रिज लोड करेंगे, सिंगल फायर करेंगे और हुक्म देंगे कि फलां बंदे के ऊपर फायर करो।
जनरल नहीं कि वैसे ही कर दो। और फिर साथ हम कहते हैं कि मुंह के ऊपर गोली नहीं मारनी, छाती के ऊपर गोली नहीं मारनी, गोली आपने मारनी है तो घुटना या उससे नीचे मारो ताकि जानी नुकसान ना हो। ये तो गोली लगी है, शिन के ऊपर लगी है, पिंडली के ऊपर, गोली के ऊपर, घुटने के नीचे ही लगी है ना। तो क्या ये मार्क्समैन का काम था या एक आम आदमी का काम था? मेरा ख्याल है मार्क्समैन का काम था। मार्क्समैन का काम की मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ। चौधरी फजल लाई अपने के जमाने में वो सदर से चौधरी जहरुल्लाई को शहीद किया गया, मारा गया लाहौर। वो कार में जा रहे थे, ड्राइवर आगे बैठा, पीछे दो बंदे बैठे थे, एक चौधरी जहरुल्लाई, उनके साथ मौलवी मुश्ताक चीफ जस्टिस बैठे थे। मारने वाले ने गोली चलाई है तो वो जज साहब को नहीं लगी, रास्ते में ड्राइवर आ गया, ड्राइवर को करते हुए जाके फिर चौधरी साहब को लगी जो असली टारगेट था। तो अगर 12 फुट से 15 फुट से 20 फुट से फायर करता है और जो कहते हैं जी खान साहब को कत्ल करना है तो फिर बच तो नहीं सकता। तो इस बात से शक पड़ता है कि शायद कत्ल करना मकसद नहीं था। तो फिर मकसद क्या था, मैं आप पे छोड़ता हूँ, इससे आगे मैं नहीं जाता इसके ऊपर। ये एक इशू है जो आज का मालूमात है, मैंने कहा मैं अपने ख्याल जरा इसके ऊपर दे दूं। दूसरी चीज जो है आजकल जो चल रही है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक वजीर आजम का हक है, वो लगाता है। वो लगाने के लिए एक तरीकाकार है। अभी तक आई थिंक 29 नवंबर को जनरल साहब रिटायर हो रहे हैं, तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, शायद 1-2 दिन में हो जाए। क्यों नहीं अनाउंस किया अभी तक? वो जर्नैलों को जानते नहीं है वजीर आजम साहब कि किसको करना किसको नहीं करना, शायद किसी से मशवरा कर रहे हैं या शायद पूछ रहे हैं। उसमें मेरे 2 सवाल आते हैं। आपको तकरीबन 7 महीने हो गए वजीर आजम बने हुए, आप अपने जर्नैलों को नहीं जानते? इसी मुल्क में रहने के अलावा आपको पता है कि ये चीफ बदली होना है, तो सीनियर जर्नैल जो है जिनके जो रोज आप मिलते जुलते हैं सारा कुछ, आप उनको नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? दूसरे फिर जो कहा जाता है, खान साहब भी कहते हैं मेरिट पे होना चाहिए। मेरिट पे होना चाहिए का क्या मतलब है? कौन करेगा कि मेरिट के ऊपर? वज़ीर दफा को क्या पता मेरिट क्या होता है, क्या करना नहीं करना? तो मेरिट के लिए ये होता है कि आउट गोइंग जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो अपनी रिकमेंडेशन भेजता है कि मेरे ख्याल के मुताबिक 1, 2, 3, 4 इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ये हैं, इनको बनाओ। लेफ्टिनेंट जनरल सारे जो हैं तकरीबन एक जैसे होते हैं, सारे फिट होते हैं कमांड करने के लिए। कमांड करने के लिए फिट होते हैं, लेकिन 19-20 का तो फर्क होता है। 2 आदमी भी इकट्ठे नहीं होते एक तरह के। और थोड़ा सा जो फर्क होता है वो चीफ को पता होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो फिर अपना रिकमेंडेशन भेजता है। मोटी चीज देखें, एक लेफ्टिनेंट जनरल है, उसके नीचे 2 मेजर जनरल हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल है, उसके नीचे 4 मेजर जनरल हैं। तो 4 मेजर जनरल को जो कमांड कर रहा है उसमें कुछ ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी 2 से? उसके बाद दूसरी चीज है जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कोर कमांडर्स जो हैं जिधर, वो क्या कर रहे हैं, मिशन क्या है? अभी जो मिशन 2 होते हैं, डिफेंस करना अपने कंट्री का, उसके लिए लगाए हुए कि ये सियालकोट में कोर है,
ये लाहौर में कोर है, ये मुल्तान में है, ये अब आज़ाद कश्मीर में है, उसके मुताबिक से देते हैं। फिर उसके बाद जब कंसल्टेशन आती है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, मुल्क की फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करनी चाहते हैं, अटैक और डिफेंस। अफसर फौजी दो किस्म के होते हैं, या होते हैं गुड कैप्टन्स या होते हैं लॉयल लेफ्टिनेंट्स। अगर हुकूमत की मालिक की ज़रूरत है लॉयल लेफ्टिनेंट्स, तो वह कभी किसी अच्छे जर्नल को चीफ नहीं बनाएगा। अपनी मर्जी से जो है, ज़्यादा हैं सारे तकरीबन बराबर, लेकिन उनमें से 19-20 का जो फर्क पड़ता जाता है वो नहीं लगाता। अगर रिक्वायरमेंट है डिफेंस करना, किसी साथ वाले मुल्क को फतह करना या करना है फौजी प्रोफेशनल, तो देन यू नीड ए गुड कैप्टन। पाकिस्तान में इसको मद्देनजर रखे हुए आर्मी चीफ जो है वो रिकमेंडेशंस देता है। उन रिकमेंडेशंस के ऊपर फिर वजीर आजम जो है अपना हुक्म जारी कर देता है। फिर जो आ जाता है कि मिशन क्या है, कौन आदमी ज्यादा सूटेबल है, कौन ज्यादा सूटेबल नहीं है। जिसने कभी सिंध में नौकरी नहीं की, डेजर्ट में जो कि रिक्वायरमेंट्स और होती हैं, वो पहाड़ी इलाके में फिट नहीं होता। जिसने पहाड़ी इलाके में कितना होता नहीं होता, इसलिए ग्रूमिंग होती है, फौज में ट्रेनिंग दी जाती है। एक्स सर्विस सोसाइटी जिसका मैं प्रेसिडेंट इन चीफ हूँ, ये कोई 1991 में बनी थी। उसमें सारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेंजर्स, लेवीज, कंस्टेबलरी शामिल है। एक्स सर्विसमैनों की बहबूदी के लिए, वारी के लिए जो हमसे होता हम करते रहे, अभी भी करते हैं। ये मीटिंग की थी, हमारे साथ उनका कोई वास्ता नहीं है। हम रजिस्टर्ड हैं, वो मेरा ख्याल है रजिस्टर्ड भी नहीं है। इसी तरह से एक एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लाहौर में है, उसको वेटरन सोसाइटी कहते हैं। वो सिर्फ ऑफिसर्स की है, ऑल रैंक्स अदर रैंक्स की नहीं है। उसी तरह से एक पेशावर में है। तो इसलिए हमारा ये मकसद जो है पाकिस्तान एक्स सर्विस सोसाइटी का वो और है, बाकी जो वर्कर चल रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है उनकी। मैं क्लियर करता हूँ, मैं जिनका पेट्रोल चीफ हूँ, सबसे बड़ी वो, सबसे ज्यादा मेंबरशिप उनकी, सबसे ज्यादा वो। आखिर में मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक्स सर्विसमैनों का हक है सियासत में हिस्सा लेना। मैं 35 साल फौज की नौकरी की, 36 साल रिटायर हो गया। उम्र के मुताबिक मैं तो 60 साल तो मैं सिविलियन रहा हूँ। मैं आज जो अल्लाह का करम है 95 प्लस हूँ। तो क्या मेरा हक नहीं है? या ठप्पा क्यों ला गया कि ये फौजी है? तो हम तो जो कहते हैं कि आओ अच्छे बंदों को आगे लाओ, यूथ को आगे लाओ, जिनसे तजर्बा हो सका है कि ये ठीक नहीं है उनको मत लाओ, वोट ठीक दो, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अक्सरियत की बात करते हैं। डेमोक्रेसी, आपको हक है जो मर्जी आप बोलें, इजाजत है। और दूसरी तरफ आप में हौसला होना चाहिए सुनने का और जवाब देने का, माँ कुटाई करने का। अभी आप सवाल पूछना चाहते हैं जो, तो बिस्मिल्लाह कि से जो गोली पूछें। इमरान खान को लगी है उनको मारने के लिए नहीं लगी, आपके गौरियत तो आप समझते हैं कि उनको कौन डरा सकता है? जिसने अगर कोई नमूज के नाम पे आया था या किसी और वजह से जो कहा गया, उसने तो उसको मारना था। आपने कहा कि वो मारने के लिए नहीं आया था, इसलिए उन्होंने निशाना बिल्कुल सही लगाया। नंबर एक। नंबर दो, थोड़ा सा आज कौम को
अपनी रिटायरमेंट के हवाले से कुछ बताइए, किस तरह आपकी रिटायरमेंट हुई थी और कैसे हुई, थोड़ा सा वो भी बता। मैं 30 मार्च 1980 को रिटायर हुआ। मेरे 4 साल एज ए लेफ्टिनेंट जनरल टेन्योर पूरा हो गया था। जब मैं मिलिट्री सेक्रेटरी बना 74 में, उस वक्त पाकिस्तान आर्मी में रूल था कि मेजर जनरल रिटायर होगा 55 इयर्स एज या 30 ईयर सर्विस, विच एवर इज अर्लियर। आर्मी चीफ के लिए 3 साल का टेन्योर, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी सकती है गवर्नमेंट अगर चाहे 1 साल, और अगर एक्सटेंशन लेने वाला भी मंजूर करे। लेफ्टिनेंट जनरल के लिए कोई रूल नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल को रिटायर करना था कि 57 इयर्स एज के ऊपर वो रिटायर होगा। ये ठीक नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नहीं होता था, उसके नीचे के जो मेजर जनरल होते थे अच्छे, जिन्होंने नौकरी के साथ बना था, वो रिटायर हो जाते, घर चले जाते थे और ये बाबे उधर ही रहते। इसलिए फिर भुट्टो साहब की हुकूमत में जनरल टिक्का के साथ, उनके साथ मिलके ये रूल बना, लेफ्टिनेंट जनरल 4 इयर्स टेन्योर, एक्सटेंशन मांगे तो कंसिडर हो सकती है, फौज देना चाहे तो कंसिडर आपस में हो सकती है। मैंने ये रूल पास करवाया। मेरे जब 4 साल पूरे हो गए थे, मुझे ज़ियाउल हक ने कहा कि ये कंटिन्यू। आई सेड नो, आज मैं रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जनरल हूँ, कल को मैं परवरदा हो जाऊंगा आपके रहमो करम पे, मैं एक्सटेंशन नहीं लेता। दूसरी चीज, मैंने ये 4 साल का रूल पास करवाया, तो मैं किस मुंह से अपना उसको चेंज करूं? आई वांट टू फॉलो ऑन दैट। ये मेरी रिटायरमेंट 30 मार्च 1980 आई रिटायर्ड। उस वक्त मैं मिनिस्ट्रियों का भी काम करता था, मेरे पास 4-5 मिनिस्ट्रीज थी जो मैं काम करता था, उनसे भी मैंने इस्तीफा दे दिया। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि मुझे उधर तुम मिनिस्टर तो रहो। मैंने कहा नहीं, I was a minister because I was a serving general. When I ceased to be serving general, I don't want to be a minister. मैं घर आ गया। 80 में रिटायर हुआ। 2 साल मेरे ऊपर बंदिश, बोलने का हुक्म नहीं। 82 से फिर मैंने ज़िया की हुकूमत के खिलाफ बातचीत करने के लिए, क्या कर रहा क्या नहीं हो रहा है, मैं स्टार्ट। उससे पहले मैं चुप रहा। अक्सर है मैं आके जाके फिर एक्सेल्सन वालों ने भी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी एक बनाई हुई है, सबके लिए है, खुले, सिर्फ फौजियों के लिए नहीं है। उन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा भी लिया जो 18 से पहले हुए थे। अभी जो 18 में 2018 में हुए उनमें हिस्सा नहीं ले सके, क्योंकि जो रूल रेगुलेशन जो नए बनाए गए थे उनमें वो जल्दी टाइम नहीं था उनके पास, नहीं कर सके। अभी वो क्वालिफाइड है, अगले इलेक्शंस में वो हिस्सा लेंगे, अगले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट हमारे साथ आए, मदद करें, अच्छे लोगों को लाएं। पाकिस्तान में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो आगे नहीं आते। मुल्क की खिदमत करें, आगे आए, यूथ खास तौर पे, एवरेज 40 साल के ऊपर नीचे से आए तो ये करें। पहला सवाल किसने डराया होगा? अगर किसी ने डराया है तो किसने डराया होगा? सर वो कह रहे हैं सर कि जो फायरिंग हुई थी इमरान खान पे, वो जख्मी करने के लिए की गई थी, मारने के लिए नहीं की गई, आपने कहा है। क्यों, किसने की थी वो? नहीं, वो किसने की थी? मैंने ये नहीं कहा कैटेगोरिकली अपना जो है बात की है कि बताया है कि अगर मारना है तो क्या 12 वाले के तो मार नहीं सकता, बंदा मिस कर सकता है, किराए का कातिल हो या जो कुछ भी हो। अगर मारना चाहते थे तो क्यों नहीं मरा? इसलिए कि मारना नहीं चाहता था। फायरर जिसने फायर किया वो मारना नहीं चाहता था, चाहे खुद उसकी मर्जी हो या हुक्म हो।
तुम किसी और मकसद के लिए करता या करता है, ठीक है। देखिए, इन्वेस्टिगेशंस कराओ, जब इन्वेस्टिगेशंस होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, उसके ऊपर तो कोई आर्गुमेंट नहीं। आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी अजय साहब, सामने आ दो जाएगा। छोटे छोटे सवाल हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बहुत शुक्रिया अजय साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप सीनियर सिटीजन हैं, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। अजय साहब, आपने अपनी किताब में भी भुट्टो, ज़िया और मैं में काफी चीजें लिखी हैं, लेकिन आज की नई जनरेशन के लिए मैं चाहूंगा कि एक दो लफ्ज अगर आप बता दें तो बड़ा अच्छा होगा कि नए लोगों को भी पता लगे कि 77 का जो कू किया था उसमें मरकजी किरदार आपका था, क्योंकि आप 10 कोर के कमांडर थे। तो आप आज देखते हैं कि अगर आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज कहे कि आपने कहा कि पाकिस्तान एक जमहूरी निजाम के तहत चल रहा है, बड़े अच्छे अल्फाज थे आपके, जो मैंने सुना बड़े अच्छे लगे। तो आज आप रिग्रेट करते हैं कि 77 को आप अगर उस वक्त जमहूरियत पे शब्द ना मारते तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो आज है। नंबर 1। नंबर 2 सर, ये फरमाइए कि इस वक्त, सॉरी, नंबर 1 पे रखें, 2 पे बाद में आ जाए। मैं जरा आई हैव माई हेयरिंग प्रॉब्लम, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, मैं साथी से पूछूंगा फिर मैं जवाब देता हूँ। ओके सर। हाँ जी, क्या सवाल है? सर वो कह रहे हैं कि 77 में जो कू हुआ था वो आपने किया था, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो आपके जिम्मे लगा रहे हैं। आपको कोई रिग्रेट है? आपको अभी उसका रिग्रेट है, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें? 77 का को मैंने किया था, ये आपका सवाल है? जी जी, गलत है। आपने किताब में लिखा हुआ है सर, आपकी अपनी किताब में आपने लिखा हुआ है कि ज़ियाउल अक्सा आपने आपको कहा था और आप प्रूफ लेके आए, आपने अपनी किताब में लिखा हुआ। मैंने आपकी बात सुन ली, आप मेरी बात भी तो सुन लें। जी सर। 7 मार्च को इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में झगड़ा हुआ कि रिगिंग हुई है, रिगिंग हुई है तो पीएनए वाले उठे, सारा हो गया, दंगा फसाद हुआ, बंदे मारे, फौज प्राइम मिनिस्टर को, कोर कमांडर्स को जब बुलाते थे, साथ DGISI भी बैठा होता था, जो उनका बंदा जो उनको बताता कि क्या बातें हुई हैं। हम कहते इलेक्शन कराओ दोबारा, आप फिर भी जीत जाएंगे। उन्होंने नहीं कराए। फिर हमने कहा कि फौज के ऊपर प्रेशर आ रहा है, मत कराओ, मेहरबानी करो, इलेक्शंस करवाओ, डेट अनाउंस करो। मीनवाइल अनारकली में फायर हुआ, 25 गज दूर, अनारकली आप जानते हैं लाहौर, फायर किया इन एड ऑफ सिविल पावर, हुक्म मिला, एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ। उन्होंने गोलियां हवा में फायर की, जबकि हुक्म है कि गोली कभी इफेक्टिव फायर होगी, हवा में फायर नहीं की जाएगी, इट्स ए क्राइम। उसका मतलब है कि फौजी जो है अपने बंदों को नहीं मारते, नहीं मारना चाहिए, अपने बंदों को तो प्रोटेक्ट करना उनका काम है। अब फिर उनको कहा गया फिर एट ए टाइम कि ये करो, 3 ब्रिगेडियर हमारे उन्होंने इस्तीफे दे दिए कि हम अपने बंदों पे फायर नहीं करेंगे। टेक्सटाइल मिल मुल्तान में भी यही किस्सा हुआ कि फायर करो, द आर्मी रिफ्यूज्ड। हमने मीटिंग में कहा भुट्टो साहब को, पाकिस्तान उस वक्त तक कायम है जब तक आर्मी में दम है, नहीं तो हिंदुस्तान खा जाएगा। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, अभी भी रहता ही है उधर हिंदुस्तान। सो देयरफॉर आर्मी का फाइबर मत तोड़ो, आर्मी में मत ये करो कि कोई मारना चाहता है या कोई नहीं मारना चाहता, अपना इलेक्शंस करवाएं, यू विल स्टिल विन, वी आर विद यू, हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। उनका जवाब था, I cannot do that, we are elected people. मैं अनाउंस करना विल बी माई पोलिटिकल डेथ, मैं इलेक्शन नहीं अनाउंस करना, जो आपने करना करें। तो हमने कहा
विल बी फोर्स टू रिमूव यू। कहते मैं सरेंडर नहीं कर सकता, रिमूव करने वाली बात। तो हमने सीधा बता दिया था उनको साहब, शाह जी 7 मार्च से लेके 4 जुलाई तक थोड़ा टाइम है हालात ठीक करने के लिए, क्यों नहीं किया? क्या हालात बता है, बंदे मरने दें। 900 बंदा मरा है, मारा है एक दूसरे को, अभी तो एक आदि मरा है तो आपको बुखार चढ़ा हुआ है। 900 बंदे मरे तो बंदा क्या करे, मरते देखें। वो बच्चे जो हमें लोग देते हैं, बाकी चीजों को मैं छोड़ता हूँ, क्या होता था क्या नहीं होता था। एसपी आता है रोता हुआ कि मेरी बीवी को रात को लेके गए जाके, उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया हुआ। आपको क्या क्या बताएं आपको। देखे मेरी बात सुने, जिस काम की सजाए मौत है तो आपका क्या ख्याल है, बगैर सोचे समझे करेंगे? मैंने नहीं किया, फौज ने टेक ओवर किया था, आर्मी ने। द आर्मी अंडर द कमांड ऑफ जनरल ज़ियाउल हक टुक ओवर। अगर उन्होंने गलती की है तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई थी उनका काम था उनको ट्राई करते, क्यों नहीं किया? अभी भी करना तो कर लो, लेकिन जो चले गए उनको कहाँ से लाएंगे आप? तो ये जो है ना, ये जज्बाती बातें नहीं है, एक्चुअल से रिगिंग। अब रिगिंग हुई कैसे हुई, मेरी बात एक और सुन ले, मैं आपको बताता हूँ। आज़ाद कश्मीर में 75 में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस आज़ाद कश्मीर में जो हो गए, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था GHQ, जनरल टिक्का ने, आर्मी चीफ ने मुझे बुलाया, बोले भुट्टो साहब ने लिस्ट भेजी है कि ये इन ऑफिसर्स को, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को कश्मीर में पोस्ट कर दो, वो मदद करेंगे इलेक्शंस में। मैंने पोस्ट कर दिए। उसका मतलब रिहर्सल थी, कट। इलेक्शन तो 77 में ड्यू नहीं थे, 1 साल पहले क्यों कराए? उनका ख्याल था कि वी विल गेट 2/3 मेजॉरिटी, जैफर अभी करा लो, और 2/3 मेजॉरिटी ख्याल था करा लो। वो चाहते थे कि मैं प्रेसिडेंशियल रूल करूं। आप कहेंगे आपको कैसे पता प्रेसिडेंशियल रूल करूं? आप माशाल्लाह इस्लामाबाद में बैठे हैं, नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली कब बनी है? हॉल भुट्टो साहब के जमाने में, वो बाद में बनी है। नेशनल असेंबली की तो बिल्डिंग ही नहीं बनी थी इस्लामाबाद में जब बना। प्रेसिडेंशियल पैलेस इतना बड़ा बना हुआ है सबके लिए, बिकॉज द इंटेंशन वाज 2/3 मेजॉरिटी लो और प्रेसिडेंशियल रूल करो। ये कौम है, हम तो कौम के साथ चलते हैं, हम तो कौम का बचाने। मेरे बच्चे हैं फौज में, आपके बच्चे हैं फौज में, मैं कैसे उनका मरवाऊं? आपसे मरवाऊं या दूसरों से मरवाऊं? आई कांट डू इट। और फिर मुझे कोई उठ के कहे कि ये जर्नैल हैं जो है उनमें से कुछ ऐसे हैं हु आर नॉट पैट्रियाटिक, मैं एक्सेप्ट करूं? शेम ऑन हिम, शेम ऑन हिम हु सेड दैट। इट्स एन इंसल्ट टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, जो आपको सब डिफेंड करते हैं, जिन्होंने आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, सारा करते हैं, जो रोज मरते हैं, रोज शहीद होते हैं। कौन होता है? कौन सा सेठ है जिसके लेके आओ जिसका बच्चा फौज में? आप लोगों के, हम लोगों के मिडिल क्लास जो बैठे हैं, मैंने हमारे बच्चे हैं, किस वास्ते बैठे हैं? मरने के लिए? नो, मुल्क की खिदमत के लिए हमारा जज्बा है। ठीक है, मैं तो आप भी कल को लड़ाई होती है तो मैं जाता हूँ, मुझे ले लो, जो मैं कर सकता हूँ आई डू इट। तो ये चीज़ें, कई चीज़ें जो हैं एक दिन की नहीं होती, कही जाती हैं। ये कम्युनिटिव इफेक्ट होता है। जो कुछ होता है सारा कुछ, जिसको आप कहते हैं हादसा एकदम नहीं होता, इट टेक्स टाइम, इट मैच्योर्स, ऐसा ऐसा होता है। एक ऐसी स्टेज आती है जब उबल पड़ता है। अभी जो क्या स्टेज है, डेमोक्रेसी, ओके, डेमोक्रेसी है, तरीक़ाकार जो है, हम डेमोक्रेसी इस समय करते हैं। वेस्टमिनिस्टर की नकल करते हैं, उनके हम पैदावार हैं। उधर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, दे वर्क ऑन ट्रेडिशंस। आपका तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आप फॉलो नहीं करते, तो फिर क्या करें?